अगर आपको उप्स समझ में नहीं आता तो प्रॉब्लम उप्स में नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक चीज ही नहीं पता है। 99% स्टूडेंट उप्स को शुरू करने से पहले यही स्किप कर देते हैं और जिंदगी भर उप्स को रट्टा मारते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो से हम उसी फाउंडेशन को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, बिहाइंड द सीन मेमोरी कैसे उसको एलोकेट होता है, कैसे वो काम करता है। फिर हम लोग समझेंगे कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, स्कोप के अनुसार ये कैसे मेमोरी के अंदर में स्टोर होता है, कैसे ये काम करता है बिहाइंड द सीन। हालांकि हम लोगों ने लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को पिछले वीडियो में हमने देखा है, लेकिन इंटरनली वो कैसे काम करता है मेमोरी लेवल पे, कैसे उसको मेमोरी में जगह मिलता है, ये सारी चीज हम लोगों ने नहीं देखा था। अगर आप उप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो कुछ भी हम कोड लिख रहे हैं वो बिहाइंड द सीन मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, मेथड एरिया क्या होता है, पीसी रजिस्टर क्या होता है, नेटिव मेथड क्या होता है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें क्लैरिटी आना बहुत ही जरूरी है अगर आप उप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को भी समझेंगे, काफी इंटरनली, नॉट ओनली सिंटेक्स। So let's start our video and first learn how to create an object in Java और वो कैसे काम करता है behind the scene मेमोरी के अंदर में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में। आप समझ चुके हो कि ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल वर्ल्ड की हर एक चीज ऑब्जेक्ट है और वही सेम चीज अगर हमें प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। तो देखिए गाइस, जावा के अंदर में एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है जेवीएम, ठीक है। तो ये जेवीएम क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम करता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि जेवीएम भाई आप मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दो, तो ये डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं देगा। जेवीएम बोलता है आप मेरे को डिजाइन दो, आप मेरे को क्या दो, डिजाइन दो, मैं आपको ऑब्जेक्ट बना करके दूंगा। डिजाइन का एक मतलब होता है जिसका नाम होता है ब्लूप्रिंट, यानी कि डिजाइन का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट। और जावा में ब्लूप्रिंट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के मदद से। यानी कि अगर हमें ब्लूप्रिंट बनाना है तो हमें क्लास का इस्तेमाल करना होगा, क्लास की मदद से हम लोग ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमको एक ब्लूप्रिंट मिल गया क्लास की मदद से और ऑब्जेक्ट हमको बन रहा है। जेवीएम कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अब मैं बना दूंगा, लेकिन जेवीएम वो ऑब्जेक्ट बनाएगा कैसे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बेसिकली हम लोग न्यू कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमें ऑब्जेक्ट को निकालना हो या डिलीट करना हो तो क्या हम ये कर सकते हैं। देखिए गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है सी प्लस प्लस, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को खुद से क्रिएट कर सकते हैं और खुद से डिलीट भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली ऐसे भी बोलते हैं एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। लेकिन जावा में ये पॉसिबल नहीं है। जावा में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, जावा में एक कंसेप्ट होता है गार्बेज कलेक्टर का, जो क्या करता है, हमारा जो भी वेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज नहीं होता है उसको डिलीट कर देता है। कुछ इस तरह से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जैक्टली समझते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि मेमोरी में ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड में आ गया हूँ। आने के बाद मैं सिंपली से यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करूंगा। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ test.java। अब जैसे ही हम test.java नाम का फाइल दिए तो हमारा जो क्लास है वो क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। कब सेम होना चाहिए ये आपको याद रखना है। अगर आपका क्लास पब्लिक है तो क्लास का नेम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, और अगर आपका क्लास पब्लिक नहीं है, ये देखिए पब्लिक, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम अगर टेस्ट दिए हैं तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, आपको एरर नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसको हटा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लास टेस्ट हो गया और यहाँ पे एरर हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे पब्लिक लिख करके और इस टेस्ट को कुछ और कर देता हूं, जैसे मान लीजिए टी कर दिया, तो देखिए हमको एरर दिखने लगा है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना सबसे पहले एक क्लास बना दिए। जैसे ही हम अपना क्लास बना दिए, इसका मतलब है कि हम ब्लूप्रिंट एक बना दिए। हमारे जावा कोड को रन करने के लिए एक मेन मेथड होता है, तो सबसे पहले हम उस मेन मेथड को यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं अपने उस मेन मेथड को यहाँ पे लिख दिया। हमारा जावा का जो कोड है यहाँ से रन करना स्टार्ट होगा। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती है, एक जो होता है ऑब्जेक्ट क्या जानता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। जैसे मैं खुद का ही एग्जाम्पल ले लू एज ऑब्जेक्ट, तो मैं कुछ जानता हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। जानता हूँ इन द सेंस मेरा नाम क्या है, मेरा
मेरा फेवरेट हीरो कौन सा है, मेरा फेवरेट पेन कौन सा है, मेरा फेवरेट मूवी कौन सा है। मतलब कि यहाँ पे हम कुछ जानते हैं और हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है। तो जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसको हम लोग टेक्निकली वेरिएबल एंड डेटा टाइप से हैंडल करते हैं, और जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको हम लोग मेथड से हैंडल करते हैं। बेसिकली मेथड क्या होता है इसको डीपली हम लोग समझेंगे आगे इसी वीडियो में। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट के पास में दो चीजें होता है, वो कुछ कर सकता है और वो कुछ जानता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे कुछ कर सकता है यानी कि कुछ वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने तो ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मुझे इस सेम वेरिएबल को अब एक्सेस करना है मेन मेथड में। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं मेन मेथड के अंदर में। अगर आपको पता होगा, आप पहले से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली बिना स्टैटिक कीवर्ड की मदद से इसको लिख रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं मेन मेथड के अंदर में, या फिर किसी भी मेथड के अंदर में हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया, मेरा हैज पार्ट यानी कि मैं क्या जानता हूँ ये तो हो गया। अब मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसका। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले डिक्लेयर द वेरिएबल, उसके बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक और भी दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, और उसको डिक्लेयर करने के बाद में देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इंट नम इक्वल टू यहाँ पे 10 दे दिया। तो देखिए यहाँ पे ये जो नम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे तीन चीजों की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले इसका टाइप क्या है, उसके बाद में इस वेरिएबल का नाम क्या है, उसके बाद में हम वैल्यू दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हम देते हैं ऑब्जेक्ट का टाइप, फिर हम उसका एक नाम देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट का टाइप है वो टेस्ट है। ठीक है, ये इसका टाइप है। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देना है, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग जो दिए थे। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं ओबीजे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ओबीजे ही दे। जैसे ही आप ओबीजे नाम दिए उसके बाद में एक इक्वल टू का साइन देना है। इतना करने से क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया? नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम बताए थे आपको न्यू कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू। न्यू लिखने के बाद में हमें यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है राउंड ब्रैकेट के साथ में। तो मैं यहाँ पे अपने क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, तो टेस्ट लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे दूंगा और सेमीकोलन दे दूंगा, यानी कि इस स्टेटमेंट का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, इतना करने से तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम जो टेस्ट ऐसे लिख रहे हैं इसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे काफी डीप में। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का टाइप बताते हैं, फिर हम उसका एक वेरिएबल का नाम देते हैं, और उसके बाद में न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम क्लास का नाम देते हैं राउंड ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, बस एक बात आप यहाँ पे याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे ओबीजे लिखा है इसको हम लोग ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, हम इसको जावा में रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको हम लोग रेफरेंस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद में रखना होगा। ठीक है, इतना करने से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए गाइस, जब भी हम अपने जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो टोटल दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जो कोड होता है वो कंपाइल होता है, फिर वो रन होता है। तो कंपाइल जो होता है वो जावा सी कंपाइलर की मदद से होता है। रन करने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए कि जो जावा का प्रोग्राम होता है वो टोटल 2 स्टेप में रन होता है। सबसे पहले कंपाइल होता है, फिर रन होता है। न्यू टर्मिनल ओपन कर लूंगा। ओपन करके यहाँ पे हम एक कमांड देते हैं जावा सी। जावा सी कंपाइलर का नाम है, इसके मदद से हमारा जो कोड होता है वो कंपाइल होता है, और कंपाइल होकर के बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हम जावा सी लिखे उसके बाद में हमें यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना होता है टेस्ट, उसके बाद में डॉट जावा, इतना लिखे और इंटर प्रेस किए।
देखिए, जैसे ही हम ये कंपाइल किए तो हमें यहाँ पे एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल मिल गया, जो कि ये डॉट क्लास है ना, इसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अब हमें इसे रन करना है, तो हम जावा लिखेंगे और अपने रन कर देंगे, यानी कि एंटर कर देंगे। तो अभी के लिए हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा है। तो यार यहाँ पे ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, तो मेमोरी में ये कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे ये चीजें काम कर रही है, चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए गाइस, जैसे ही हम अपना जावा का प्रोग्राम कंपाइल किए थे तो वो क्या हुआ था, सबसे पहले वो डॉट क्लास यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा था। तो वो जो हमारा कोड था बाइट कोड, वो क्या होता है, लोड होता है, यानी कि क्लास फाइल हमारा क्या होता है, लोड होता है मेथड एरिया में। यानी कि ये जो हमारा मेथड एरिया है, यहाँ पे हमारा टेस्ट डॉट क्लास नाम का जो मेरा फाइल है वो क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड, ठीक है, आपको इतना याद रखना होगा। उसके बाद में हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हम लोग वहां पे एक रेफरेंस वेरिएबल दिए थे, आपको याद होगा, जिसका क्या नाम था, हम लोग दिए थे ओबीजे। तो हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो बनता है हमारे स्टैक एरिया में। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सारे चीज जेआरई के अंदर में होता है, यानी कि जावा के अंदर में एक जेआरई होता है, और जेआरई के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी का पार्ट होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारा एरिया एक जेआरई का ही पार्ट है। तो कुछ इस तरह से होता है। स्टैक एरिया में हमारा ओबीजे यानी कि रेफरेंस वेरिएबल रहता है। अब जैसे ही हम रेफरेंस वेरिएबल दे करके न्यू कीवर्ड की मदद से क्लास नाम को हम राउंड ब्रैकेट के साथ में लिख रहे थे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ना, वो हमारे हीप एरिया में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हीप एरिया में हमारे पास में a इक्वल टू 0 और नेम इक्वल टू नल होगा। अब ये a इक्वल टू 0 और नेम इक्वल टू नल क्यों होगा, इसको हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो हमारे हीप एरिया में स्टोर होता है, और जो भी रेफरेंस वेरिएबल हम यूज करते हैं वो हमारे स्टैक एरिया में स्टोर होता है, यानी कि स्टैक एरिया में वो रहता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका खुद का एक अपना एड्रेस होता है। तो एड्रेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एक आइडेंटिटी होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस हो गया। ये एड्रेस क्या होता है, हमारे ओबीजे से लिंक होता है। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे ओबीजे इक्वल टू न्यू, उसके बाद में टेस्ट दे रहे थे राउंड ब्रैकेट के साथ में, तो दोनों में जब तक लिंक नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा। तो ये जो हमारा एड्रेस होता है ना, ये एड्रेस हमारे इस ओबीजे से लिंक हो जाता है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा क्लास फाइल होता है वो मेथड एरिया में आता है, यानी कि लोड होता है। लोड होने के बाद में हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो स्टैक एरिया में रहता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो हमारे हीप एरिया में होता है। और ऑब्जेक्ट का खुद का एक अपना एड्रेस होता है जो लिंक होता है हमारे रेफरेंस वेरिएबल से, जिससे हमारा इस ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो ओबीजे है ना, ये ओबीजे कनेक्ट हो गया ये जो हमारा हीप एरिया में जो भी डेटा है उस डेटा से। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अब हम इस ओबीजे को डिलीट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा भी डिलीट हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे आगे और भी बेहतरीन तरीके से। अभी के लिए बस आप इतना कंसेप्ट को समझिए। अब हम समझते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 0 क्यों आया और नेम इक्वल टू नल क्यों आया। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे इंट a बनाया है और स्ट्रिंग नेम बनाया है। तो जो हमारा a है इसके अंदर में हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर का मान होता है वो 0 होता है, और जो नेम के लिए बाय डिफॉल्ट मान होता है वो नल होता है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे चीजों को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो मेमोरी में तो कुछ स्टोर होगा ना। तो मेमोरी में बाय डिफॉल्ट जो डेटा हमारा यहाँ से आ रहा है वही स्टोर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में 0 और नल आ गया है। आगे जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग और भी चीजों को अच्छे डिटेल तरीके से समझेंगे, तो आपको और भी बेटर क्लैरिटी दिख जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल को। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। एक तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि एक होता है प्रिमिटिव वेरिएबल और एक होता है रेफरेंस वेरिएबल। प्रिमिटिव वेरिएबल यानी कि इन, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और इन डेटा टाइप का इस्तेमाल करके जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल। यहाँ पे अगर मैं आपको प्रोग्राम में बताऊं
तो आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं, ये जो हमारा नम है ये हमारा क्या है, एक प्रिमिटिव वेरिएबल है, और यहाँ पे ये जो ओबीजे वेरिएबल है इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि एक प्रिमिटिव वेरिएबल होता है और एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। लेकिन इसके अलावा भी स्कोप बेस यानी कि कौन से मेमोरी यूज करेगा जब वो वेरिएबल क्रिएट होगा, इसके बेस पे हमारे पास में कुछ वेरिएबल के टाइप्स होते हैं। देखिए गाइस, ये जो स्कोप बेस वेरिएबल होता है ना टाइप्स, सबसे पहले ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, फिर होता है स्टैटिक वेरिएबल और होता है लोकल वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो स्टैटिक का कंसेप्ट होता है ये काफी अपने आप में एक एडवांस टॉपिक है, जिसको हम लोग सेपरेट से देखेंगे स्टैटिक के कंसेप्ट में। आप लोग इसको अभी इग्नोर करिएगा। हम लोग सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल देखेंगे, उसके बाद में लोकल वेरिएबल देखेंगे। सबसे पहले चलिए एक थ्योरी में देख लेते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आपको इतना याद रखना होगा कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट के समय ही क्रिएट होता है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल ही क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं इंस्टेंस वेरिएबल हीप मेमोरी पर स्टोर होता है। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि जो भी हमारा हीप एरिया में यानी कि हीप मेमोरी में जो वेरिएबल स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर करना चाहिए और किसी मेथड या ब्लॉक के बाहर। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने वेरिएबल को किसी मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। एक बात आपको याद रखना होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारा चीज हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ही होता है। ये क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के नाम से भी। ठीक है, तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल काम कैसे करता है। यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को देखिए, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी लगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ये जो वेरिएबल है इंट नम, और यहाँ पे जो वेरिएबल है ये ओबीजे, जिसको हम लोग रेफरेंस वेरिएबल भी बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये एक मेथड के अंदर में, यानी कि मेथड के अंदर में जो भी वेरिएबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और मेथड से बाहर जो वेरिएबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, यानी क्लास के अंदर में हो। तो आप यहाँ पे बताइए कि हमारे पास में इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है और लोकल वेरिएबल कौन सा है। तो नाम हो गया हमारे पास में लोकल वेरिएबल, ओबीजे हो गया लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे जो इंट ए और नेम जो है ये हमारा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि हमारे मेथड से ये बाहर है और क्लास के अंदर है। अब यहाँ पे लोकल से ये भी समझ में आता है कि समथिंग इज लोकल। लोकल यानी कि किसी के अंदर में होगा यार। तो यानी यहाँ पे मेन मेथड के अंदर में हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है, यानी एक मेथड के अंदर में जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल। अब मेरे को यहाँ पे ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसका हम यूज कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे इमेज में याद होगा जब हमने आपको बतलाया था, तो यहाँ पे जो था हमारे पास में जो हमारा हीप एरिया में था वो ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर हो रहा था, यहाँ पे हमारा रेफरेंस वेरिएबल स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट a इक्वल टू 0 है। क्यों 0 आ रहा है ये भी मैंने आपको समझाया था, और नेम में नल क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको समझाया था। इसका एक खुद का अपना एक एड्रेस होता है, ये भी मैंने आपको बतलाया था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुछ दूसरा वैल्यू प्रिंट करना है। तो कैसे वो करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बन गया है, अब हमें यहाँ पे इसके अंदर में कुछ प्रिंट करना है। तो इस नेम को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डायरेक्टली मैं नेम लिख दे रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो ये प्रिंट हो नहीं रहा है, ये एरर दे रहा है। ये एरर दे क्यों रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट मैक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो पूरा ब्लॉक है हमारा मेन मेथड, ये एक स्टैटिक मेथड है, और हम लोग स्टैटिक मेथड के अंडर में एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं डायरेक्टली। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम अचीव कैसे करेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना होगा कि जो हमारा स्टैटिक एरिया है, अगर इस एरिया में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग सेपरेटली स्टैटिक के कंसेप्ट में देखेंगे काफी बेहतरीन तरीके से डीप में। तो अभी के लिए अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे देना होगा। तो मैं बोलूंगा obj
डॉट नेम। जैसे ही मैं ओबीजे डॉट नेम दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, जो कनेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ था, तो इस ओबीजे को बोल रहे हैं डॉट के साथ, यानी कि डॉट भाई यानी आप अंदर जाओ, यानी कि अंदर जाने के बाद में नेम को तुम कॉल करो, यानी कि जो ये नेम है वो नेम अब यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओबीजे डॉट नेम लिखने के बाद हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू था नल, वो अब प्रिंट होकर के आ जाएगा। पहले वो प्रिंट नहीं हो रहा था क्योंकि हम उसको यार प्रिंट कर ही नहीं रहे थे। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया था तो वहां पे हीप एरिया में दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तब हमको वो चीज अच्छे से दिखेगा। चलिए नेम को प्रिंट कर दिए, और मैं फिर से यहाँ पे जो हमारा ए है उसको भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो सिंपली सा ओबीजे डॉट अब ए लिखूंगा तो हमारा ए भी प्रिंट हो जाएगा। गेस करिए कि आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा। अब हम इसको रन करते हैं। डायरेक्टली मैं रन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले नल आया फिर जीरो आया। अब नल और जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सिंपली से आपको समझाए थे कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो क्या मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं, जैसे मान लीजिए विनय मैंने प्रिंट कर दिया। इतना करने के बाद मैं सेव किया, और सेव करने के बाद में अब मैं इस कोड को फिर से रन करूंगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले विनय प्रिंट हो गया, उसके बाद में हमें एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दे दूं, तो मैं यहाँ पे सिंपली सा एक वैल्यू दे दूंगा और मैं सेव करके इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए सबसे पहले विनय प्रिंट करके आ गया, उसके बाद में 5 वैल्यू प्रिंट करके आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? इसका आंसर है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का टाइप जो है टेस्ट है वो दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का नाम देंगे, तो इसको मैं obj2 दे दे रहा हूँ। इसको टू मैक सिंपल मैं यहाँ पे 1 दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी हमको 1 देना पड़ेगा, तो 1 दे दिया, और इसको भी मैं 1 दे दिया। ठीक है, obj2 इक्वल टू फिर मैं यहाँ पे न्यू लिखूंगा और हमारा जो क्लास का नाम है वो लिखूंगा, और यहाँ पे क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो इस पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिंपली सा यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिखूंगा obj2 डॉट नेम। सिंपली सा ये प्रिंट कर दिया, और इसको मैं प्रिंट करूंगा obj डॉट ए। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा वो आप गेस करिए। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे हम 2 लिखना भूल गए हैं। ओके, तो जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? एक में तो हमको आउटपुट में ये सारे चीज पहले मिल जाएगा, उसके बाद में हमारा obj2 कॉल हो रहा है तो ये रन होगा। तो सबसे पहले हमें नल मिलेगा, उसके बाद में ए मिलेगा, क्योंकि हमारा पूरा जो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस 2 वेरिएबल पे ही हो रहा है। तो सबसे पहले इस दोनों को मैंने obj1 में चेंज किया है, और obj2 में मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं। इससे क्या साबित हो रहा है कि अगर हम अलग-अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, यानी कि obj1 में जो कुछ भी रहेगा वो वैसा ही रहेगा, obj2 में जो कुछ भी रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो इसको मैं अब यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो सिंपली सा रन बटन पे क्लिक किया। अब देखिए सबसे पहले हमारा obj1 यहाँ पे जो है वो रन हो रहा है, तो obj1 में जो वैल्यू था वो हमको मिल रहा है यहाँ पे देखिए, और obj2 में हमने बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे होता है हमारा वो प्रिंट हो रहा है, तो वो हमको प्रिंट होकर मिल गया। इसका मतलब है कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रियल टाइम में भी कुछ ऐसे ही होता है, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है जो हम यूज करते हैं, तो बैंक अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, तो हम क्या करते हैं उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रियल टाइम में भी हम लोग सेम अकाउंट नंबर और सेम अकाउंट होल्डर नेम तो नहीं दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन की बात करें रियल टाइम में भी। तो आई होप कि यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही है। क्या मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे a इक्वल टू अभी के लिए 4 दे दे रहा हूँ, और नेम इक्वल टू अभी के लिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ विनय। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे विनय दे दिया, और यहाँ पे ये जो कुछ भी हम प्रिंट कर रहे हैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए
होगा क्या, हमारा दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो मैं यहाँ पे अब प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और चलिए इसको मैं कॉपी करके और पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े। इसको मैं अब फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये अच्छे से अलाइन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले obj1 को प्रिंट करेंगे, तो obj1 डॉट ए कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पे करूंगा obj1 डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा दूसरा है उसको करेंगे obj2 डॉट ए। फिर मैं यहाँ पे हमारा जो है obj2 डॉट नेम उसको प्रिंट करूंगा। ये देखिए obj यहाँ पे थोड़ा हम मिस्टेक किए हैं, ओ लिखना है। चलिए ठीक है, इतना करने से हमारे पास में आउटपुट में क्या मिलेगा आप गेस करिए। इसको हम सेव किए और रन पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में फोर विनय ये हमें आउटपुट में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है यहाँ पे 4 है और विनय है। ऑल्दो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग क्रिएट किया है लेकिन वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो यार जो पहले से है वो तो रहेगा ना, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे obj1 डॉट नेम को चेंज करके कुछ और भी नेम दे सकता हूं, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया राहुल। ठीक है, और जब मैं इतना करके इसको मैं सेव करूंगा, और सेव करके और जब मैं रन पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले 4 आया, फिर राहुल आया, फिर 4 आया, फिर विनय आया। तो 4 तो हमारा सेम है लेकिन यहाँ पे हम नाम चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये मेमोरी में कैसे काम करता है। जावा में जे आर ई के अंदर में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा मेथड एरिया है जहाँ पे हमारा जो ये टेस्ट क्लास यानी कि जो बाइट कोड है वो लोड हुआ। लोड होने के बाद में जो हमारा स्टैक एरिया है यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो obj1 है वो स्टोर हुआ। उसके बाद में हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल obj2, तो ये स्टोर हो गया। यहाँ पे स्टैक एरिया में हमारे पास में दो पार्ट रहता है कुछ इस तरह से, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रोज रहते हैं और दो कलम रहते हैं। इतना आपको याद रखना होगा। तो हीप एरिया में क्या हो रहा है, जो भी हम यहाँ पे नाम प्रिंट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना वो स्टोर हो रहा है। तो नेम के पास में सबसे पहले हमारे पास में क्या था, विनय था, तो यहाँ पे विनय स्टोर हो गया था। उसके बाद में हमारे पास में ए के पास में क्या था, 4 था, तो वो स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हीप एरिया में क्या हुआ था, ऐसे समझिए कि हीप एरिया में दो लोकेशन बना था, और दोनों लोकेशन में सबसे पहला जो हमारा लोकेशन था वो हमारा लोकेशन था obj1 के लिए। तो obj1 में हम लोगों ने a इक्वल टू 0 प्रिंट किया था, नेम इक्वल टू विनय प्रिंट किया था। ठीक है, और हमारा जो obj2 था, जैसे कि आप देख सकते हैं obj2 में क्या है, सिंपली सा a और नेम को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, a का मान हमारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 4, और नेम जो है हमारा वो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो नेम हमारा हो जाएगा विनय। ये सारे चीजें जो है ये हीप एरिया में स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम चेंज कर रहे हैं obj डॉट नेम 1, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 में हम चेंज कर रहे हैं राहुल को। तो ये जो हमारा obj1 है ये पहले विनय था, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो ये हट कर और यहाँ पे राहुल आ गया। ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह से स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट में इसका खुद का एक एड्रेस होता है जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं 101 और 102। जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग मैंने आपको यहाँ पे दिया है ये मान। तो ये खुद का एक एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का। तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोगों ने मेन मेथड में कुछ वेरिएबल भी क्रिएट किया था जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के मदद से क्रिएट किया गया था, तो वो भी हमारे स्टैक एरिया में स्टोर होता है। तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। हम लोगों ने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था, तो हमारे स्टैक एरिया में ही वो नम नाम का वेरिएबल होगा, और उसका जो एक्चुअल मान होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस एरिया में। देखिए यहाँ पे ये जो हम लोगों ने दिया है ना नम इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये 10 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इसका एड्रेस है ना, ये एड्रेस हमारे जो ये स्टैक एरिया में जो दूसरा कॉलम होता है वहां पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे obj1 के लिए जो हमारा एड्रेस है 102 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 102, और यहाँ पे चलिए इसको 3 बनाते हैं। और obj2 के लिए हमारा जो रेफरेंस एड्रेस है वो 103 है। इसका मतलब है कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसका रेफरेंस स्टैक में स्टोर होता है, तो हमारा जो एड्रेस होता है ना, ये
एड्रेस कनेक्ट होता है इसी नंबर से। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा आप ये ऐसे समझिए कि भाई जब हम ओबीजे लिख रहे हैं तो हमारे वो ऑब्जेक्ट यानी हीप एरिया में से कनेक्ट कैसे हो रहा है, इसी एड्रेस के मदद से कनेक्ट हो रहा है। मेक इट क्लियर, यहाँ पे मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। जैसे ही हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे, जैसे कुछ इस तरह से ओबीजे वन डॉट नेम, तो क्या हो रहा था बिहाइंड द सीन? बिहाइंड द सीन ओबीजे डॉट नेम यानी कि ओबीजे वन में कुछ उसका एक एड्रेस था। तो देखिए यहाँ पे ओबीजे वन में ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस के मदद से चेक करता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है हीप एरिया में वो कहाँ पे बन रहा है। तो ये जो एड्रेस है 102 है, तो 102 चेक करता है और यहाँ पे इस लोकेशन पे आकर के हमारा नाम प्रिंट करके और वो स्टोर कर लेता है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम करता है ये कंप्लीट हीप एरिया, स्टैक एरिया एंड मेथड एरिया। और एक कमाल की बात मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ, जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है और एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट मिल जाता है और वो खत्म होता है, तो ये जो हमारा स्टैक एरिया होता है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। और जैसे ही ये ऑटोमेटिकली डिलीट होता है तो जो भी डेटा होता है हीप एरिया में वो भी डिलीट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था इसके पहले, कुछ ही समय पहले, कि जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ओबीजे हमारा रेफरेंस वेरिएबल है और ये हीप एरिया में किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो अगर यहाँ पे ओबीजे वन को मैं डिलीट करता हूं तो ये भी वैल्यू डिलीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कुछ देर पहले, वैसे ही स्टैक एरिया में तो सारे रेफरेंस वेरिएबल हैं। तो जैसे ही हमारा ये डिलीट होता है, ये सारा हमारे हीप एरिया से जो डेटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है। और ये डिलीट कैसे होता है? हमारे पास में एक होता है कंसेप्ट जिसका नाम होता है गार्बेज कलेक्टर। अब ये गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, कुछ ऐसे काम करता है, आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके घर में कोई एक घड़ी है, घड़ी काम नहीं कर रहा है, तो जब घड़ी काम नहीं करेगा तो आप इसको ऐसे ही तो रखे नहीं रहिएगा यार, वो एक जगह छेका रहेगा, जितना भी स्पेस छेके वो छेकेगा और वो मतलब कि खराब हो गया है। तो उसको अब क्या करिएगा, कोई डस्टबिन होगा तो आप उस डस्टबिन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा ये गार्बेज कलेक्टर डस्टबिन के जैसा काम करता है। जैसे ही स्टैक एरिया हमारा रेफरेंस वेरिएबल को, हमारे सारे रेफरेंस वेरिएबल को डिलीट करता है, तो ये यहाँ से उड़ के और इस डस्टबिन में आकर के स्टोर हो जाता है, यानी कि हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाता है हीप एरिया से। तो कुछ इस तरह से हमारा गार्बेज कलेक्टर काम करता है। जैसे ही रेफरेंस वेरिएबल सारे डिलीट होते हैं, उन सभी को गार्बेज कलेक्टर अपने में स्टोर कर लेता है, यानी अपने में रख लेता है। तो ये कुछ होता है गार्बेज कलेक्टर, और कुछ इस तरह से कंप्लीट हमारा काम करता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब चलिए बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। देखिए गाइज, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि जो भी वेरिएबल हम लोग मेथड के अंदर में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे ये जो भी हम लोग वेरिएबल लिखे हैं यहाँ पे इस मेथड के अंदर में, यानी कि मेन मेथड के अंदर में, एक तो नम हो गया, ओबीजे वन हो गया, ओबीजे टू हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे जो भी हम क्लास के अंदर में लिखे हैं, मेथड के बाहर लिखे हैं, तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे मेन मेथड में इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं बिना यहाँ पे कोई वैल्यू दिए, तो हमें बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू प्रिंट होके मिल जाता है। जैसे में इंट के लिए 0 मिलता है और नेम के लिए नल मिलता है, आप देख चुके हैं। क्या मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल के लिए सेम कर सकता हूँ बिना हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए? क्या डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो, ये अलाउ नहीं है जावा के अंदर में। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखला दे रहा हूँ, इस ओबीजे2 को हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली सा प्रिंट करूंगा ओबीजे1 डॉट नेम। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें नेम में नल प्रिंट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे नम के अंदर में अभी के लिए मैं 10 फिर से दे दे रहा हूँ, और जब मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले 10 आएगा और उसके बाद में यहाँ पे नल आएगा। ठीक है, यहाँ पे रन किया, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नल आ रहा है। अरे भाई मैंने यहाँ पे इस नम को तो प्रिंट किया ही नहीं है। चलिए इस नम को भी प्रिंट कर दूं तभी तो हमको यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। तो मैं यहाँ पे नम को प्रिंट किया, मैं यहाँ पे नम लिख दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले 10 आया फिर नल आया, यानी कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर रहा है। क्या मैं सेम चीज लोकल वेरिएबल में कर सकता हूं बिना वैल्यू असाइन किए? उसको देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने वैल्यू हटा दिया यहाँ पे, तो हमारे पास में एक एरर मिल रहा है। क्या लिख रहा है? द लोकल वेरिएबल नम मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब है
कि लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको, आप उसको ऐसे सिंपल बिना इनिशियलाइज का नहीं प्रिंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि हमें लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज नहीं भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसमें प्रिंट होता है, हमारे पास में लोकल वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होता है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, मेमोरी लेवल पे ये कैसे काम करता है, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो कैसे होता है। चलिए देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जर्नी, ये सारे कंसेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और भी कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग उप्स का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। मेथड ओवरलोडिंग को समझने से पहले चलिए एक कंसेप्ट को देखते हैं जिससे आपको इसकी नीड समझ में आएगी, फिर हम थ्योरी को देखेंगे। देखिए गाइस, अब मैं अपने वीएस कोड में आ गया हूं। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा डेमो डॉट जावा नाम का, और डेमो डॉट जावा। उसके बाद में ये जो है हमारा क्लास का नाम हो गया डेमो, यानी कि हम एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, तो क्लास की ही मदद से हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म कब होता है, हमारे पास में एक मेन मेथड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिख दिया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ कैल। ठीक है, इसका मतलब है आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि हम यहाँ पे एक नया ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। उस ब्लूप्रिंट में हम बताना चाह रहे हैं कि भाई आप एक कैलकुलेटर का ब्लूप्रिंट हो, यानी कि आपके अंदर में हम कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे काम करने वाले हैं। तो मैं शॉर्टकट में कैल्क नाम दे दिया और यहाँ पे इस क्लास का करली ब्रैकेट ओपन कर दिया और क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे को इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा हमारे मेन मेथड में, तभी तो इसके अंदर में जो कुछ भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हाल ही में हमने देखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का टाइप देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, कैल्क है, तो मैं सबसे पहले कैल्क दे दिया। और इतना करने के बाद में हम यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल देते हैं ओबीजे, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू का साइन देते हैं और क्लास का नाम विद राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब मैं चाहता हूं अपने मेन मेथड से इनपुट दे करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट एड, यहाँ पे एक एड नाम का मेथड है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम मेथड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोई भी टास्क या एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें सेपरेट मेथड लिखना चाहिए। मैंने आपको कई बार ये बात बतलाया है। तो अगर आपको एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है तो आपको एक सेपरेट एडिशन के लिए मेथड बनाना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का टास्क परफॉर्म करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेपरेट मेथड बनाना चाहिए, यानी कि टास्क या एक्टिविटी के अनुसार हमें एक मेथड बनाना चाहिए। तो ये एक ऐड नाम का मेथड है जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मेन मेथड के अंदर में, और मैं यहाँ पे 2 नंबर को पास कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 नंबर ऐड करके मिल जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे मेथड क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा वॉइड, और मेथड का नाम क्या है, ऐड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, और यहाँ पे मैं ओपन और क्लोज राउंड ब्रैकेट दूंगा। मेथड लिखने का ये सिंटेक्स होता है, और ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट। यहाँ पे हमको पैरामीटर के अंदर में देना पड़ेगा इंट ए कमा इंट बी। इससे क्या होगा, जैसे ही ये ऐड मेथड कॉल होगा, यानी कि 2 पैरामीटर इसमें दिए गए हैं ए और बी, यानी कि 2 वैल्यू इसमें आएंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको स्टोर कर लेना है। तो स्टोर करने के लिए भी भाई एक थर्ड वेरिएबल चाहिए ना। तो इंट रिजल्ट नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न करूंगा। अब रिटर्न क्यों करते हैं उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिख दिया रिटर्न, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे दिया। लेकिन देखिए ये एरर दे रहा है। अब देखिए रिटर्न का मतलब है कि जब भी कोई मेथड इस मेथड को कॉल करेगा तो उसको ये वैल्यू रिटर्न करके मिलेगा, ये वैल्यू रिटर्न करके मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए के पास में अभी के लिए 2 है और बी के पास 5 है, दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो टोटल 7 होगा। तो 7 इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो जैसे कॉल किया, ये रिजल्ट में 7 स्टोर है, तो 7 इसको मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट रिजल्ट नाम का,
और इक्वल टू मैं क्या करूंगा, ओबीजे डॉट ऐड करूंगा। इससे क्या होगा, हमारे ओबीजे डॉट ऐड यानी कि जैसे कॉल किए हमको ऐड करके वो रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट को आप रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, अरे भाई मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम का और यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम का, यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है इस रिजल्ट में? क्योंकि ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ये एक सेपरेट मेथड में है और यहाँ पे ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ये एक सेपरेट मेन मेथड में है। तो अलग अलग मेथड में हम लोग सेम नाम के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बनाना सेम मेथड में, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, यहाँ पे एरर दे देगा। लेकिन अलग मेथड में अगर इसी सेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो हमें एरर नहीं देगा। दूसरी बात, जब भी हम रिटर्न टाइप लिखते हैं तो हमें यहाँ पे वॉइड नहीं देना चाहिए, जो वैल्यू रिटर्न होता है वही देना चाहिए। तो वैल्यू हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, एक इंट वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंट। जैसे ही इंट लिखूंगा यहाँ से एरर चला गया, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंट वैल्यू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये बात हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये रिजल्ट को प्रिंट कर लूं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के और मैं सिंपली सा रिजल्ट को प्रिंट कर लूंगा। इससे क्या होगा, हमारे दो नंबर का एडिशन करके मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मेरे को यहाँ पे 7 आउटपुट में मिल गया। क्यों आउटपुट में मिला है, कैसे काम कर रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओबीजे डॉट एड मेथड को कॉल करूँ और यहाँ पे दो नहीं, इस बार मैं 3 वैल्यू दूं। 3 वैल्यू को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है द मेथड ऐड इंट इंट इन द टाइप कैल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट्स इंट इंट इंट। कहने का मतलब है कि 2 इंट वैल्यू ही आप दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अंदर में यानी कि यहाँ पे पैरामीटर के अंदर में आप सिर्फ 2 ही वैल्यू को दिए हैं, इसलिए आप यहाँ पे एरर पा रहे हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो सोल्यूशन ऐसा है कि आप इस मेथड को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके और फिर से इस मेथड को लिखिए और यहाँ पे इस मेथड का नाम जैसे मान लीजिए 1 दे दे रहे हैं और इसको मैं दे दे रहा हूँ 2। यहाँ पे मैं पैरामीटर के अंदर में इंट सी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे प्लस कर दूंगा सी को और रिटर्न हो जाएगा, हमारा इंट ही वैल्यू हो रहा है। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा मेथड जो है, पहला मेथड क्या है, एड1 है और दूसरा मेथड जैसे मान लीजिए यहाँ पे एड2 है, जैसा कि मैंने दिया भी है। अब देखिए यहाँ पे एरर चला गया, चीजें काम करेगी, बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3 यहाँ पे है, अब 4 वैल्यू देना है, तो सेम हम क्या करेंगे, एड3 नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और हम वहां पे बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे। इसको सेव कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले 7 आउटपुट में मिला। अच्छा अच्छा, एक गलती हो रहा है यहाँ पे, इस एड टू मेथड को कॉल तो किया है लेकिन इसको स्टोर नहीं किया है, तो स्टोर भी कर लेते हैं। रिजल्ट 1 इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट 1 को भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट 1 लिखा और इससे क्या होगा, हमें आउटपुट में अब मिल जाएगा दोनों मेथड को कॉल करके। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू को भी ऐड करके मिल गया और 7 मिल गया हमें 2 वैल्यू को ऐड करके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है यार, जैसे मान लीजिए कि एज अ डेवलपर अगर मान लो हमको 3 वैल्यू आ रहा है, अभी 4 वैल्यू आएगा, 5 वैल्यू आएगा, 6 वैल्यू आएगा, ऐसे करके तो हमको ढेर सारा कोड लिखना पड़ेगा, अलग अलग मेथड बनाना पड़ेगा, तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समझिए कि ढेर सारा मेथड बनाना पड़ेगा और जब आपका कोड कोई दूसरा डेवलपर देखेगा तो बोलेगा अरे यार ये क्या कर दिया है, हक दिया है, ऐसे लग रहा है। आपका कोड देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारा मेथड रहेगा उसमें अलग अलग नाम का। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे? देखिए ये जो हमारा मेथड का नाम है ना, इस नाम को हम लोग सेम रख सकते हैं और चीजें काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, जो पैरामीटर है यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर है, यहाँ पे 3 पैरामीटर है। अब मेरे को रिक्वायरमेंट है कि यूजर से 4 वैल्यू आए, तो मैं क्या करूंगा, इस सेम नाम के मेथड को फिर से लिख दूंगा। मेथड नाम सेम रहेगा, मैनेज करने में भी इसको दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे सिंपली सा मैं कमा दे करके इंट ई नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिससे मेरे को मेन मेथड से 4 वैल्यू भी अगर आए उसको हैंडल कर सकूं। अब मैं यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा डी। इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसके लिए भी एक वेरिएबल बनाऊंगा ताकि स्टोर करके प्रिंट कर सकूं। इंट रिजल्ट इसको 1 है तो 2 कर दे रहा हूं, इक्वल टू ओबीजे डॉट एड। सेम मेथड को मैं कॉल किया और यहाँ पे अब मैं कुछ 4 वैल्यू पास करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, 5
6 7 ठीक है। ये जो अनवांटेड लिख के आ रहा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और रिजल्ट टू प्रिंट कर दे रहा हूँ। यार गला बज गया मेरा बोलते बोलते, क्योंकि एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना तो मिस्टेक कर दिया था स्ट्रीमिंग पे क्लिक करके, और 2 घंटा तक रिकॉर्डिंग करते रह गया था, तो जिससे मेरे को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दे रहा हूँ। ओके, तो इससे जब मैं इस कोड को रन करूंगा, चलिए इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रन पे क्लिक किया। सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे यार मैंने इसको क्लोज ही नहीं किया है। अब जैसे क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद में चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ। देखिए सबसे पहले 7 12 और 20 यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार पहले वो दो वैल्यू दे रहा था, उसको ऐड करके मिल गया। 3 दिया उसको ऐड करके मिल गया, 4 दिया उसको ऐड करके मिल गया। यानी कि मेथड यहाँ पे सेम है, बट डिफरेंट ये है कि पैरामीटर जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे अलग अलग होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सेम मेथड को हम लोग बार बार लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे एक और मैं बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप इनपुट में कुछ ऐसे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 हो गया, यहाँ पे 4.5 हो गया, 5.6 हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है भाई, ये भी तो एक नंबर ही है। एड मेथड कॉल हो रहा है, मैं नंबर दे रहा हूँ, प्रिंट भी कर रहा हूँ, फिर भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए द मेथड ऐड ये जो है पैरामीटर में इंट ले रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पैरामीटर में एक डबल टाइप का वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा टाइप के बारे में। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप का ध्यान देना होगा। जब भी हम वैल्यू इनपुट में देंगे तो उसके लिए सेपरेट टाइप बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग 3 वैल्यू दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये हमारा 3 वैल्यू के लिए मेथड था। ये एक इंट है, और मैं इंट है तो यहाँ पे डबल क्यों दे रहा हूँ भाई, इंट ही दो मेरे को। तो इसको मेरे को डबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डबल बना दूंगा। इसको मैं डबल बना दिया, इसको भी डबल बना दिया। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें जो रिटर्न टाइप होगा इसका, उसको मैं यहाँ पे डबल बनाऊंगा। और ये स्टोर करने के लिए डबल पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई ये भी तो डबल होना चाहिए। इसको भी मैं डबल कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से एरर चला जाएगा, लेकिन देखिए फिर भी एरर आ रहा है यार। क्योंकि इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ प्रिंट करने के लिए इंट टाइप के रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो इसको भी तो भाई आपको करना पड़ेगा डबल, तभी तो आपको डबल 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 होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे डबल हो गया, हमारे पास से एरर चला गया। इससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, हम यहाँ पे सेम नाम के मेथड लिख सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। एक बात का आपको ध्यान देना होगा, डेटा टाइप्स के अनुसार हमारा जो मेथड है वो काम कर रहा है। यहाँ पे अगर डेटा टाइप कुछ और है और इनपुट कुछ और दे रहे हैं, चाहे आपका पैरामीटर सेम क्यों ना हो, तब भी आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, आपको एरर मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। एक और बात मैं आपको प्रोफेशनली बतलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एज अ प्रोफेशनल डेवलपर जब भी हम कोई भी टास्क या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए सेपरेट मेथड लिखते हैं। आपको कई बार मैंने बतलाया है। यहाँ पे हम लोग एडिशन का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि एक पॉइंट वैल्यू है और एक नॉन पॉइंट वैल्यू है। अगर मान लीजिए सिर्फ हमें पॉइंट वैल्यू पे एडिशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तो भाई एक सेपरेट मेथड बनाना चाहिए। तो हम क्या करते, आपको बतलाना चाह रहे हैं प्रोफेशनल कैसे हो सकता है ये कोड। हम यहाँ पे एक मेथड बना सकते हैं एड वन नाम का, और उस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पॉइंट वैल्यू होगा सिर्फ डबल नाम के ही वैल्यू को हम लेंगे इनपुट में। अब वहां पे पैरामीटर अलग अलग दे सकते हैं, पैरामीटर 1 हो गया, पैरामीटर 2 3 4 5 6 7 8 9, अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। अगर डबल टाइप का जो भी डेटा आएगा वो हैंडल होगा हमारे एड वन नाम के मेथड से। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए ताकि आपका जो कोड है अगर कोई दूसरा बंदा देखे, कोई दूसरा डेवलपर देखे, तो देखते ही उसको समझ में आ जाए कि सारी चीजें आप कितना बढ़िया से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कितना अच्छा से आपका कोड लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, एप्लीकेशन बनाया है कुछ इस अप्रोच को फॉलो करके, अब उसको एडिशन परफॉर्म करना है कि उसको पॉइंट वैल्यू भी देना है और नॉन पॉइंट वैल्यू भी देना है, तो वो क्या काम करेगा, उसके लिए भी लॉजिक है। आप क्या करेंगे, दोनों मेथड को कॉल करेंगे। जैसे एड में आपका बिना पॉइंट है तो उसको कॉल किए, और एड वन में अगर पॉइंट वैल्यू है तो उसको कॉल किए, और दोनों को जोड़ देंगे और उसको स्टोर करके प्रिंट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो कोड है वो इफिशियंट हो जाता है
और मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ रहा होगा। मेथड का नाम सेम होता है लेकिन जो हमारा पैरामीटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलिए अब हम थ्योरी देख लेते हैं वहां पे क्या बोला जा रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने काफी आसान भाषा में अपने भाषा में लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी मिले। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है नाम के मल्टीपल मेथड होंगे, एक नाम के मल्टीपल मेथड होंगे। जैसा कि आप कोड में भी देख रहे थे, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड थे लेकिन उनका सिग्नेचर डिस्टिंक्ट होगा। सिग्नेचर कहने का मतलब है कि उनका जो पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, एक ही पैरामीटर नहीं होगा, जो कि क्वांटिटी, नेचर या इनपुट आर्गुमेंट्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम इनपुट में नंबर दे रहे थे वो उस पर डिपेंड करता है हमारा पैरामीटर। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोड है, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दिया है, यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू दिया है, हमारे जावा को कैसे पता चल रहा है कि हमारा जो मेथड जिसमें 2 ही पैरामीटर है उसको कॉल करना है? तो ये कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है। आपको याद रखना होगा, ये कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि किस मेथड पे स्विच करना है। मेथड ऑल्दो सेम ही है, इस पैरामीटर वाले मेथड पे स्विच करना है, ये कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। सी लैंग्वेज एक है जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, हम सेम नाम वाले 2 मेथड नहीं बना सकते हैं। भाई रे भाई साहब, सी लैंग्वेज में हम सेम नाम वाले 2 मेथड को बना ही नहीं सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया भाई जावा में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अगर आर्ग्यूमेंट टाइप चेंज हो तो नए मेथड के नाम का यूज करना पड़ता है। कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे मान लीजिए आर्ग्यूमेंट्स, जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, तो हमारा जो एड मेथड था ना, तो एड मेथड में ही क्या कर रहे थे हम लोग, वहां पे जैसे पहले इंट से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो दूसरी बात हम क्या किए, फिर से मैं ऐड मेथड को कॉल किया था और इसमें हम लोग डबल टाइप के डेटा से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा अगर सी लैंग्वेज में हम करते हैं तो ये अलाउ ही नहीं है, उसके लिए हमें अलग से मेथड क्रिएट करना पड़ता है। और अगर आर्ग्यूमेंट टाइप चेंज होगा तो नया मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एप्स हो गया, लैब्स हो गया, फैब्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। अलग अलग डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पे मेथड बनाना पड़ रहा है। सेम ही नाम का मेथड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, सी लैंग्वेज में ओवरलोडिंग ना होने से प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है भाई, जब एक ही नाम का मेथड नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, तो ऑब्वियसली बात है हमको ढेर सारा कोड लिखना पड़ेगा और कोड जो हमारा होगा वो काफी मेसी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसका ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा। लेकिन जावा में हम एक नाम के मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंट एब फॉर इंट टाइप के लिए, एब नाम का फिर से बना लिए फॉर लॉन्ग टाइप के लिए, एब नाम का फिर से बना लिए फॉर फ्लोट टाइप के। जैसे कि मैंने 2 डेटा टाइप से आपको समझा दिया था, आप चाहे तो फ्लोट से भी आप उसको कर सकते हैं सेम नाम के वेरिएबल में। तो आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग की जरूरत क्या है ये आपको समझ में आ गया है, कैसे अचीव करते हैं ये भी समझ में आ गया है, क्या है ये प्रॉब्लम, क्या सॉल्व कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से, सेम मेथड नेम विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, तो उसको बोलेंगे हम मेथड ओवरलोडिंग। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग, यानी कि अगर हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रमोशन कैसे होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी के लिए हमारा ये कोड कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ इसको मैं हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और इनफैक्ट मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेन मेथड से कुछ इनपुट में दिया जाए और यहाँ पे मैं उसको स्टोर कर लूँ एक मेथड में। तो मैं सिंपली सा एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ void show नाम का, और यहाँ पे void show में मैं बोल रहा हूँ int n, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली सा इस n को मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं यूजर से चाह रहा हूँ मेन मेथड से कुछ इनपुट दे और ले करके मैं उसको यहाँ पे स्टोर करके प्रिंट कर लेना चाह रहा हूँ। तो सिंपली सी बात है, यहाँ पे obj डॉट शो नाम का मेथड मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं
4 दे दूंगा। तो यहाँ पे 4 इनपुट में दिया और मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे 4 हमें आउटपुट में मिल गया। ठीक है, चीजें काम कर रही है अच्छे से। इसको मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके फाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं प्रिंट करूँ तो इसका डेटा टाइप भी प्रिंट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पे लिख दूंगा इंट, क्योंकि ये हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट है और मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कोड रन होगा तो सबसे पहले इंट आएगा, उसके बाद में 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सट के आ रहा है तो यहाँ पे एक स्पेस दे रहा हूँ और इसको मैं रन किया। अब देखिए इंट 4 आ गया। ठीक है, ऑलराइट, चीजें काम कर रही है। फाइन। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं सेम मेथड को, जैसे मान लीजिए कि बार बार लिखना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख दिया। ओके, इसको मैं फॉर्मेट कर ले रहा हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इंट है इसको मैं कर दे रहा हूँ बाइट और यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ शॉर्ट। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट कर दिया। इसको मैं कर दे रहा हूँ कैर और इसको मैं इंट ही रहने दे रहा हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ डबल। ठीक है, तो मेरा ये डबल हो गया। यहाँ पे भी मैं बतला दे रहा हूँ कि ये जो हमारा है ये है बाइट, ये जो हमारा है ये है शॉर्ट, ये जो है ये है कैर, ये हो गया हमारा इंट और ये हमारा हो गया डबल। ठीक है, तो अब क्या होगा उस पे ध्यान देना है आपको। अब मैं यहाँ पे इनपुट में 2 दे रहा हूँ। देखिए 2 एक काफी छोटा नंबर है और इसको स्टोर होना चाहिए बाइट में। क्यों? क्योंकि ये बाइट में स्टोर हो सकता है। तो क्या अगर हम जब इस कोड को रन करेंगे तो हमें बाइट में स्टोर होगा? ये सोचिए, गेस करिए और बतलाइए। सोच लिए? अब चलिए इस कोड को रन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रन पे क्लिक किया, लेकिन देखिए यहाँ पे इंट आ गया। अरे गाइस, आपने सोचा था यहाँ पे बाइट आना चाहिए क्योंकि बाइट भाई छोटा नंबर है, ये बाइट में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जावा के अंदर में बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू प्रिंट करते हैं वो इंट ही होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे मिल गया। लेकिन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ बाइट, बाइट बी इक्वल टू मैं यहाँ पे दे दूंगा 2, राइट। उसके बाद में मैं यहाँ पे शो के अंदर में बी को पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा जब मैं यहाँ पे शो के अंदर में बी को पास करूंगा और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे बाइट आएगा। बाय डिफॉल्ट ये तो इंट ही दे रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बतला रहा हूँ कि अरे भाई सबसे पहले ही बतला दिया कि जो हमारा बी है वो बाइट है, तो मैं बी को ही ना पास कर रहा हूँ। तो ये शो में घुसा और शो में घुसने के बाद में हमारे इस बाइट वाले टाइप को चेक किया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, हमें आउटपुट में मिल गया। कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस कोड से बाइट वाले मेथड को हटा दूं? यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये जो मेथड है ये सेम नाम का मेथड है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग उसके पैरामीटर के अंदर में, तो यहाँ पे भी ओवरलोडिंग हो रहा है विद डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस मेथड को हटा दूंगा तो क्या आउटपुट में आएगा। हटाने के बाद में मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट 2 आ गया। मैंने तो यहाँ पे बतलाया था भाई तुम बाइट हो, लेकिन ये तो शॉर्ट आ गया। तो यहाँ पे होता कुछ ऐसे है कि आप अपने घर का एग्जाम्पल देखिए कि आप अपने घर में सबसे छोटे लड़के हैं, फिर आपके बाद कोई एक भाई होगा, फिर आपके बाद कोई एक भाई होगा, ऐसे समझिए आप 5 भाई हैं। तो सबसे पहले छोटा होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, फिर उसके बाद वाला होगा। यानी कि जो लाड़ प्यार होता है बच्चा के प्रति, छोटे बच्चे के प्रति कुछ ज्यादा लाड़ प्यार होता है। तो आप छोटे बच्चे को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, उसके बाद वाले को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, फिर उसके बाद वाले को। यानी कि यहाँ पे आप प्रमोशन कर रहे हो। अगर पहला छोटा वाला नहीं है तो दूसरे वाले को आप देखोगे, दूसरा वाला नहीं है तो तीसरा वाला को आप मतलब प्यार करोगे उतना लेवल वाइज। अगर मैं बात करूं, तीसरा वाला नहीं है तो चौथा वाला, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने तो बतला दिया था कि भाई तुम बाइट हो, लेकिन यहाँ पे बाइट भैया क्या है, बाइट भैया कहीं और चले गए हैं। तो बाइट भैया के बाद वाले जो भैया हैं उस भैया का नाम है हमारे शॉर्ट भैया। इसीलिए जो हमारा ये शो मेथड है वो शॉर्ट वाले को प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ से इस शॉर्ट को भी हटा दूं? सेव करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। अब देखिए इंट पे चला गया, बिल्कुल वही। अब भाई शॉर्ट भैया भी चला गया, पहले छोटा वाला नहीं था तो उसके बाद वाला प्रिंट हुआ तो शॉर्ट आया। अब शॉर्ट भी चला गया कहीं और, तो अब उसके बाद में कौन आएगा? अब उसके बाद में इंट आएगा। यहाँ पे आप बता रहे हो कि बाइट हो, लेकिन यहाँ पे आप हो नहीं, इसीलिए यहाँ पे अब इंट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही इंट भी हटा दूंगा तो क्या होगा? सेव करते हैं, रन करते हैं। अब इंट हटा दिए, अरे भाई साहब गलती हो गया। यहाँ पे हमने इंट नहीं कैर को हटा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इंट को भी हटा दूं। तो देखिए यहाँ पे इंट वाला ये है, तो मैं यहाँ से इंट को भी हटा दिया।
अब जैसे ही मैं इंट को हटाया तो क्या होगा? इंट को हटाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है डबल पे जाएगा और यहाँ पे डबल यानी कि इंट से बड़ा क्या है? डबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको हम समझेंगे। बस आप चीज़ों को समझिए छोटा-बड़ा भाई वाला एग्ज़ाम्पल से। लेकिन अगर आप ऐसे समझिए, यहाँ पे जो हमारा बाइट है, इसका मैं टाइप दे रहा हूँ चार, ठीक है? और चार बी के अंदर में यहाँ पे मैं एक कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बी, और मैं यहाँ पे बी को पास कर रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? और यहाँ पे जो पहले से हमारा मेथड है, उस मेथड को मैं फिर से यहाँ पे ला दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी मिले। ओके, सो सॉर्ट बाइट, बाइट भी आ गया, सॉर्ट भी आ गया, चार भी आ गया, इंट भी आ गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इस कोड को रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए बाइट 2 आ गया। बाइट 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड किया था तो ये भी क्या हो गया था? बाइट आ गया था। अब मैं यहाँ से इस बाइट को हटा करके इसको चार बना रहा हूँ। चार बना करके यहाँ पे कोई एक चार डेटा टाइप दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बी दे दिया, कैपिटल बी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट में आएगा? इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब रन पे क्लिक किया, देखिए चार बी हमें आउटपुट में मिल गया। अब जैसे ही चार बी आउटपुट में मिला तो चलिए अब हम चार को हटा देते हैं यहाँ से। अब रन करेंगे तो क्या आउटपुट में मिलेगा? इंट 66 मिला है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर होता है, जो भी एबीसीडी का ए टू जेड का कैरेक्टर होता है, उसका खुद का एक अपना वैल्यू होता है। अगर मैं बात करूं कैपिटल बी की, तो कैपिटल बी का खुद का उसका एक वैल्यू होता है जिसका मान होता है 66। स्मॉल के लिए कुछ अलग मान होता है। तो यहाँ पे कैपिटल बी के लिए 66 होगा, तो वहां पे वो इंट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। आपने यहाँ पे कैर दिया है, कैर नहीं था, तो कैर के बाद वाला भाई कौन है उसका? ऐसे सोचिए भाई, तो वो इंट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अगर इंट नहीं होगा तो डबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, चीजें कैसे काम कर रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेम कोड के थ्रू आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे समझिए, इन ओवरलोडिंग अगर कंपाइलर एग्जैक्ट मैच मेथड नहीं फाइंड कर पाता है तो तुरंत कंपाइल टाइम एरर नहीं आता। भाई एरर हमको कहाँ आया? एरर आ ही नहीं रहा था, हमको आउटपुट में मिल रहा था। सबसे पहले हमारा बाइट होता है, अगर बाइट चला गया तो वो शॉर्ट पे जाता है, अगर शॉर्ट भी नहीं है तो वो इंट पे जाता है। एरर नहीं देता है, प्रमोट हो जाता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन ओवरलोडिंग के अंदर में। अब जैसे इंट नहीं होगा तो वो लॉन्ग पे चला जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे लॉन्ग लिखा गया है, लेकिन मैंने तो बतलाया था इंट के बाद में वो क्या जाएगा? डबल पे जाएगा। इस चीज को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे इंट है, ओके फाइन। मैं यहाँ पे एक और मेथड बना ले रहा हूँ, टेस्ट किया, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ तुम भाई हो लॉन्ग, और मैं इसको बोलूंगा लॉन्ग। फिर मैं यहाँ पे बाइट दे दे रहा हूँ और यहाँ पे 9 दे दे रहा है, ठीक है। अब देखिए बाइट तो यहाँ पे है नहीं, चलिए बाइट है, इस बाइट को हटा दे रहा हूँ। तो बाइट नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? शॉर्ट में जाएगा। अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो वो इंट में जाएगा, जैसा कि डायग्राम में बतलाया जा रहा है। तो शॉर्ट नहीं है तो वो इंट में जाएगा, शॉर्ट को हटा दिया हूँ। तो चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से पहले, और मैं यहाँ पे रन पे क्लिक किया, देखिए इंट में चला गया। अब मैं यहाँ पे इंट को भी हटा दूंगा तो लॉन्ग में जाना चाहिए, देखिए लॉन्ग में चला गया, यानी कि मेरा डायग्राम सही है। हमने आपको थोड़ी मिस्टेकली बतला दिया था कि इंट के बाद वो डबल में चला जाता है। चीजों को समझिए, गलती से ही आप सही सीखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग में चला गया। अब जैसे ही लॉन्ग भैया चले गए कहीं और, तो बचा डबल। तो यहाँ पे अब डबल आ गया। तो कुछ इस तरह से हमारा टाइप प्रमोशन होता है हमारे ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में। अगर मैं ऑटोमेटिक प्रमोशन की बात करूं तो इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट हो जाता है, फ्लोट से डबल हो जाता है। अरे भाई साहब, ये देखिए लॉन्ग के बाद फ्लोट होता है। आप चीजों को समझिए। आप कैसे, क्यों मैं आपको बार बार ये गलती कर करके बतला रहा हूँ, ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी मिले, आप फ्यूचर में कभी गलती ना करें, ठीक है। आपको याद है, अरे भैया ऐसे बतलाया था, वैसे समझा रहा था, बार बार कैसे प्रमोशन हो रहा था उसको वो बतला रहा था। तो लॉन्ग के बाद वो क्या हो रहा है? फ्लोट में जा रहा है, फ्लोट के बाद में डबल में जा रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लॉन्ग के बाद यहाँ पे डबल में जा रहा है, फ्लोट में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट भैया हाईले नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट भैया को बुला दूंगा तो क्या होगा? इसको देखो, मैं फ्लोट भैया को बुला दे रहा हूँ, आजा फ्लोट भाई, और आजा फ्लोट भाई यहाँ पे भी। अब मैं सेव करके इसको रन करूंगा ना, तो सबसे पहले फ्लोट भैया आएगा। देखिए फ्लोट भैया आ गया,
और अभी वेट कर रहा है डबल भैया का कि तू बड़ा है अभी। अब जैसे ही ये चला गया, चल भाई छोटका भैया चला जा तू, यानी कि फ्लोट भाई तू चला जा। अब फ्लोट भाई चला गया तो डबल ही ना बचा है, इसलिए डबल आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कैर। जो भी हम कैरेक्टर देते हैं वो एक इंट में स्टोर होता है। अगर इंट वैल्यू नहीं है तो लॉन्ग में जाएगा, लॉन्ग है तो फ्लोट, डबल ऐसे जाता है। कैर का जो मान होता है ए और ए, इसका लिए अलग होता है और इसके लिए अलग होता है। इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ए के लिए इसका अलग होगा, इसका ए के लिए अलग होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा, डी के लिए अलग होगा, स्मॉल के लिए अलग होता है और कैपिटल के लिए अलग होता है। तो कुछ इस तरह से टाइप प्रमोशन काम करता है हमारे ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरनली जावा का कोड कैसे काम करता है, मेथड विद मेमोरी मैप से समझते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि स्टैक मेमोरी क्या होता है, हीप एरिया क्या होता है, मेथड एरिया क्या होता है, और भी अलग से दो मेमोरी होते हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है हमारा मेथड एरिया, एक होता है हमारा हीप एरिया, और एक होता है स्टैक एरिया, एक होता है पीसी रजिस्टर, और एक होता है नेटिव मेथड स्टैक। अब देखिए गाइस, मेथड एरिया में क्या होता है, हमारे जो भी क्लास के डेटा होते हैं, जो भी क्लास के डेटा हो गए, जो भी ब्लॉक्स हो गए, जो भी स्टैटिक वेरिएबल हो गए, जो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो गए, मतलब जितने भी तरह के डेटा होते हैं क्लास के अंदर में, वो सारे हमारे मेथड एरिया में जाते हैं। अब यहाँ पे स्टैटिक का एक अलग सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग डीप में समझेंगे एक सेपरेट वीडियो में। आप ऐसे समझिए कि एक क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे स्टैटिक ब्लॉक हो सकते हैं। वो सारे हमारे मेथड एरिया में जाते हैं। जैसे ही हमारा कोड कंपाइल होता है, डॉट क्लास फाइल हमारा मेथड एरिया में चला आता है, जिसको बाइट कोड बोलते हैं। उसके बाद में होता है एक हीप एरिया। यहाँ पे क्या होता है, हीप एरिया में हमारे इंस्टेंस वेरिएबल बनते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ डेटा वहां पे स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर में। तो वो जो डेटा होता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में, वो सारा डेटा जाता है हमारा हीप एरिया में। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा। यानी ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा होता है वो हमारे हीप एरिया में होता है, जिसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी क्या होता है, मेथड कॉल लोकल वेरिएबल। जैसे मान लीजिए आप किसी भी मेथड को कॉल करते हैं तो वहां पे कोई एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है। कोई आप एक मेन मेथड हो गया, मेन मेथड में आप कोई एक वेरिएबल बना लिए। तो वो जो आपका वेरिएबल होता है ना, वो मल्टीपल वेरिएबल आपका स्टैक में स्टोर होता है। जो भी आपका रेफरेंस वेरिएबल होता है वो आपके स्टैक में स्टोर होता है। जैसा कि आपको मैंने बतलाया भी है कि कैसे ये स्टोर होता है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हमारे पास में टोटल दो कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया स्टैक में, और मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास में रोज हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा स्टैक एरिया होता है। इस हीप एरिया के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट होल्डर का नाम होता है, मल्टीपल अकाउंट नंबर होता है। तो वो सारे क्या होंगे, उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में अभी के लिए यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये 10 ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। इनका खुद का एक अपना एड्रेस भी होता है, जिसके मदद से हमारे स्टैक से वो कनेक्ट होता है एड्रेस के मदद से। अब होता क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो भी डेटा आ रहा है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वैसे ही हमारा स्टैक एरिया डिलीट होता है, यानी कि जैसे ही कोड हमारा एग्जीक्यूशन समाप्त होता है, उस समय हमारा जो स्टैक होता है वो डिलीट हो जाता है। गार्बेज कलेक्टर की मदद से जो हमारा गार्बेज कलेक्टर होता है, वो कलेक्ट करके रख लेता है हमारे इस स्टैक मेमोरी को, यानी कि ये डिलीट हो गया। अब जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस वेरिएबल जिससे ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बनी रहती है, वो रेफरेंस ही डिलीट हो जाता है। अब जैसे ही रेफरेंस डिलीट होता है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डेटा होता है ना, वो भी डिलीट हो जाता है, जिससे मेमोरी फ्री रहती है बिल्कुल। अब चलिए समझते हैं कि पीसी रजिस्टर क्या होता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पीसी रजिस्टर का काम है आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आप कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में रजिस्टर का होना जरूरी है। इसीलिए बिहाइंड द सीन सिस्टम में पीसी रजिस्टर का इस्तेमाल होता है हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नेटिव मेथड स्टैक क्या होता है, अब उसको समझते हैं। देखिए गाइस, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से अभी मैं समझा दिया आपको।
अब बात करते हैं नेटिव मेथड के बारे में। आप ऐसे समझिए कि आप एक ऐप बना रहे हो, ठीक है। इस ऐप को बनाने में आपने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता ली है, एक है जावा और एक है सी प्लस प्लस। अब होगा क्या, आपने यहाँ पे जावा का कोड लिखा और यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड लिखा है। इस कोड के अंदर में कुछ ना कुछ आप मेथड लिखोगे और यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ मेथड और बहुत सारे चीज लिखोगे जब एक ऐप की बात करते हैं तो। अब आप मान लीजिए इस जावा के कोड में आपने क्या किया कि यहाँ पे एक ऐसा मेथड कॉल किया जो मेथड इस जावा के कोड में अवेलेबल ही नहीं है। ये मेथड सी प्लस प्लस वाले कोड में अवेलेबल है। तो नेटिव मेथड स्टैक क्या करता है, हमारे इस जावा के कोड में उस मेथड को कॉल करने का काम करता है और हमारे इस जावा को ऐप को रन कराने का काम करता है। जहां पे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई दूसरा रिसोर्सेस जो इस कोड से बिलोंग नहीं करता हो, उसका इस्तेमाल करना हो हमें, तो नेटिव मेथड की मदद से हम लोग ये काम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इस मेथड का यूज किए हैं आप अपने इस जावा के कोड में, तो इस मेथड को कॉल कर लिए हैं यहाँ पे। यूज करने का मतलब है कि कॉल कर लिए हैं और ये पॉसिबल है इस नेटिव मेथड स्टैक के कारण। तो आई होप कि यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरी क्या होता है जेबीएम के अंदर में, हीप एरिया क्या होता है, स्टैक एरिया क्या होता है, मेथड एरिया क्या होता है, पीसी रजिस्टर क्या होता है और नेटिव मेथड क्या होता है। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अब तक हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेमोरी में कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, फिर हम लोगों ने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में कैसे वो काम करता है। हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग को भी समझा, मेथड ओवरलोडिंग में प्रमोशन कैसे हो रहा था उसको भी हम लोगों ने समझा, और फिर हम लोगों ने मेमोरी को भी समझ लिया कि क्या क्या मेमोरी होता है हमारे जेवीएम के अंदर में इंटरनली। तो आई होप कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। एक बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, हमारा टारगेट है उप्स को स्टार्ट करना। उप्स से पहले जो जो चीजें आपको जाननी जरूरत है वो सारी चीजें मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अभी मैं आपको इतना पढ़ा दिया ना, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग के बारे में, एरे के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में, ये सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। उसके बाद में उप से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सारे पिलर होते हैं यार। उप से स्टार्ट करने से पहले ये आपको आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो आपको यार रट्टा मारते रह जाओगे उप्स लाइफ भर, और वही होगा जो इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हो, वही होगा। तो उस चीज से बचने के लिए अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए तो इस जावा के फुल कोर्स को आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें हर एक चीज लॉजिकल अरेंज्ड वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। मिलते हैं अपने इस जावा के फुल कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।